नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, सुर्खी अखबार की में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में खूब चलाए सियासी तीर। कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सली चला रहे हैं, ये दैनिक जागरण ने छापा है। देखिए, आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सली चला रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज जिस कांग्रेस को आप देख रहे हैं वह पार्टी नहीं है जिसमें महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति जुड़े थे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा ने दम तोड़ दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं के विदेश में दिए गए भाषणों में भारत विरोधी एजेंडे की बात भी कही। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका में आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के बयान पर भी सत्तारूढ़ दल की आलोचना का सामना उनको करना पड़ा। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए। तो देखिए, ये दैनिक जागरण में इस खबर को आप देख पाएंगे। यहाँ लिखा है कि कांग्रेस को चला रहे हैं शहरी नक्सली, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ये जानकारी आपको दे दे, दरअसल जिस दौरान कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस दौरान वो खुद ही महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ये उस दौरान की ही बात थी। उन्होंने ये कहा है कि आज की कांग्रेस में देशभक्ति की भावना ने अंतिम सांस ले ली है और पार्टी के शाही परिवार को सबसे भ्रष्ट परिवार करार भी प्रधानमंत्री ने दिया। तो वहीं SC, ST और OBC समुदाय के लोग विश्वकर्मा योजना के सबसे बड़े लाभार्थी हैं, इसका भी जिक्र इस दौरान उन्होंने किया था, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई जगहों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जहां अपना संबोधन रख रहे हैं, लोगों को अपनी उपलब्धियां, अपने काम गिनाए जा रहे हैं। बीजेपी ने अब तक क्या क्या विकास के कार्य किए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जहां बीजेपी को लेकर के हमलावर है, तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पार्टी को लेकर हमला बोलते हुए नजर आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान इन्होंने ये भी कहा, एक बड़ा आरोप लगाया है कि टुकड़े टुकड़े गिरोह और शहरी नक्सली ये चला रहे लोग। 138 साल पुराना संगठन अब गणपति पूजा से भी नफरत करने लगा है। पीएम की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के दिल्ली स्थित आवास में भगवान गणेश की पूजा की थी। आपको याद होगा वो समय जब गणेश पूजा के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था DY चंद्रचूड़ के आवास पर, और वहां पहुंचे भी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, हर अखबार ने भी जगह दी थी, और इसको लेकर के किस तरीके से विपक्ष हमलावर रहा था, और उसी को लेकर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अब इस पर भी जहां पीएम मोदी की ओर से घेरा गया, तो वहीं ये भी कहा गया है कि कांग्रेस लगातार शहरी नक्सली चलाने की कोशिशें कर रही है और देश को टुकड़े में बांटने का काम कर रही है। चलिए, इस तमाम बातों को लेकर देखिए, लगातार अब विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक भी हैं तमाम राज्यों में, इसलिए तमाम बयानों के मायने भी काफी निकाले जा रहे हैं। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी क्वाड की, तो क्वाड में भारत अग्रणी है। बड़ी बैठक से पहले अमेरिका ने कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स इस खबर को जगह दी। देखिए, आपको एक खबर भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, ये खबर जो है, पीएम मोदी आज अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर इस दौरान वह क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो फिलहाल देखिए, अमेरिका बोला क्वाड में भारत को लीडर की तरह वो देखता है। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका को एक महाशक्ति के रूप में सभी देखते हैं, लेकिन जब महाशक्ति के रूप में अमेरिका इस बात को स्वीकार ले कि कहीं ना कहीं भारत को वो लीडर के तौर पर देखते हैं, तो ये अपने आप में एक सम्मानजनक बात भी हो जाती है। चलिए, आपको बता दें, इस जो दौरा है उस दौरे के क्या कुछ मायने हैं। तो 21 सितंबर को क्वाड में अहम लीडर समिट शुरू होने से ठीक पहले अमेरिका की ओर से भारत की भूमिका को लेकर एक बड़ा सवाल सामने आया, और देखिए, बड़ा बयान भी इसे हम कहेंगे, जिसमें अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ईस्ट एशिया और ओशनियाई की सीनियर डायरेक्टर मीरा रैपहूप ने कहा कि अमेरिका क्वाड में भारत को एक लीडर की तरह देखता है और रणनीति में हमें भारत की ज़रूरत है। कहा कि इंडो पैसिफिक की जितनी भी रणनीति तैयार की जानी चाहिए, उसमें हम ये चाहते हैं कि भारत अपनी अग्रणी भूमिका को बखूबी निभाए। भारत इस क्षेत्र में एक लीडर और अमेरिका का साझेदार है। देखिए, बाइडेन पहली बार करेंगे मेज़बानी, ज़रा ये भी आप समझ लीजिए। ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति होम टाउन विल्मिंगटन में क्वाड समिट की मेज़बानी कर रहे हैं, और इसमें ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा भी शामिल होंगे। अब देखिए, जो क्वाड सम्मेलन होता है, इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं, उनका मकसद क्या होता है? एक तो आपसी सामंजस्य को स्थापित करना,
पारंपरिक जो समझौते होते हैं व्यापारिक, उनको मजबूत करना, इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका ख्याल रखना, इसके अलावा क्वाड में और क्या कुछ बातें होंगी। देखिए आपको बता दें, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज पर बात होगी। तो विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि उन सारी चुनौतियों पे बात करना ये मकसद होगा, यानी कि उस पे फोकस किया जाएगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शांति, सिक्योरिटी, विकास के मुद्दे पर दुनिया इस वक्त झेल रही है और इस वक्त दुनिया दिक्कतों में आई हुई है। इसमें क्लाइमेट चेंज हो गया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, उसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म का भी जिक्र किया जाएगा। इस दौरान शनिवार को कैंसर को लेकर एक खास मुहिम भी रखी जाएगी। कैंसर मूनशॉट नाम की ये पहली कैंसर से बचाव इलाज करने वाली जुड़ी होंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये क्वाड सम्मेलन जो होगा अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि तमाम जो बड़े दिग्गज है ना वो एक मंच पर आकर जुटेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार भारत से भी उम्मीदें की जा रही हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है जो बाइडेन की ओर से कि अमेरिका ने इस बात को लेकर ये कहा है कि भारत को क्वाड देशों में जिस तरीके से शामिल कर रहा है उसे भी एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर देखा जाता है और भारत की भूमिका को लेकर भी कई बार अब तक अमेरिका अपनी बात रख भी चुका है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि किस तरीके से बीते साल भी अमेरिका की ओर से भी ये कहा गया था कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ में अगर विकास की राह पर इस वक्त कोई चल पड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। और ऐसे में भारत बेहतरीन कदम अब तक उठा रहा है अपने देश के लोगों के लिए और साथ ही साथ कई ऐसे कार्य भी करवाए जा रहे हैं। जब शिखर सम्मेलन में भारत की भी हिस्सेदारी अब आगे बढ़ेगी तो कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी, बातचीत होगी। और इसी के साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे उनका स्वागत होगा और उसके बाद जब इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं देखिए भारत की उस भूमिका को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि हमने एक वक्त देखा था कि भारत कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को मजबूत तमाम देशों के साथ करना चाहता था, लेकिन कैसी छवि उस वक्त हुआ करती थी। लेकिन आज के वक्त में जब हम भारत की बात करते हैं तो आज हर कोई भारत को बदलते तस्वीर के साथ में जोड़ता है कि भारत वाकई बदल रहा है, विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और एक एक करके अब तक कई काम भारत में हुए हैं और तमाम विदेशों के रिश्ते भी भारत के साथ अब पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत हुए हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। आतिशी समेत 5 मंत्री आज राजनिवास में शपथ ग्रहण करेंगे। तो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4:30 बजे राजनिवास में होगा। देखिए सीएम आतिशी की शपथ ग्रहण आज होना है। 5 मंत्रियों को भी यहाँ पर कहा गया है वो शामिल होंगे। इसमें एक नया चेहरा भी जुड़ जाएगा। तो दिल्ली की कमान तीसरी बार किसी महिला सीएम के हाथ में है। तो समझ लीजिए आप आतिशी सरकार में कौन से वो 5 चेहरे होंगे जो जुड़ेंगे, जैसे कि गोपाल राय है, कैलाश गहलोत है, सौरभ भारद्वाज है, इमरान हुसैन है, मुकेश अहलावत है। तो आपने केंद्र से केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग भी की हुई है। तो फिलहाल देखिए तीसरी महिला सीएम होंगी आतिशी और इसको लेकर आपको जानकारी दे दें कि तीसरी बार ऐसा होगा कि दिल्ली की कमान सीएम जो है महिला सीएम के हाथों में होने वाली है। इसी को लेकर सबसे पहले सुषमा स्वराज सिर्फ 52 दिनों तक ही दिल्ली की सीएम रही थी। इसके बाद 15 साल तक शीला दीक्षित रही थी। इसके बाद दिल्ली के सीएम के रूप में अब महिला के तौर पर आतिशी कमान संभालेंगी। तो फिलहाल दिल्ली की नई सीएम के रूप में आतिशी शपथ ग्रहण करने वाली है। शाम 4 बजे इस बात का ऐलान किया जाएगा और देखिए शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये भी बता दें आपको, 4 पुराने मंत्री तो होंगे उनके साथ में, एक नया चेहरा भी इसमें शामिल होने जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने शुक्रवार रात आतिशी को सीएम नियुक्ति किया था और शपथ ग्रहण को मंजूरी दे दी थी। 17 सितंबर को इस्तीफा दे दिया गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने आतिशी को अपना नेता चुन लिया था। अब इस बीच देखिए आतिशी उस वक्त मीडिया के सामने आई थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि देखिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि मुझे जो काम सौंपा गया है, मुझे बतौर सीएम के तौर पर जो काम सौंपा गया उसको मैं बखूबी निभाऊंगी, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि आगे इस गद्दी पर यानी कि दिल्ली की सत्ता पर बतौर सीएम यदि कोई नियुक्त हो तो वो अरविंद केजरीवाल हो। देखिए इस बीच देखा जाए तो मुश्किलें जो हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए दोगुनी है। एक तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऊपर से जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी तब ये कहा गया था कि जमानत तो है उनको, लेकिन वह किसी सरकारी काम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे।
साइन नहीं कर पाएंगे, सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल देखिए यही एक बड़ी वजह रही थी कि डर था, भय था, ऐसा ना हो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। तो फिलहाल अब देखिए पूरी रणनीति आम आदमी पार्टी की ओर से तैयार की गई है। अब देखना ये होगा कि जो नई टीम तैयार हुई है, नए सीएम तैयार हुए हैं, वो आगे क्या कुछ कर पाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, इसी को लेकर के ये भी माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर जब उस कुर्सी पर बैठेंगी आतिशी, तो आतिशी की ओर से कई बड़े फैसले अभी लिए जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास जिस तरीके का एक पावर नहीं थी अब तक मुख्यमंत्री को लेकर, यानी कि दिल्ली के जो पूर्व सीएम अब तक रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सशर्त जमानत दी गई थी और इसी जमानत के दौरान में ये कहा गया था कि वो अभी हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे बतौर मुख्यमंत्री, और जिसके बाद से एक बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी की ओर से सामने आता है और फिर आम आदमी पार्टी की ओर से एक नया नाम प्रस्तावित किया जाता है और ये नाम आतिशी का होता है। यानी आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो इसको लेकर के देखिए सबसे पहले इजाजत राष्ट्रपति से मांगी गई थी, अब राष्ट्रपति की ओर से भी इजाजत मिल चुकी है। तो राजनिवास में आज शाम 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और 5 मंत्रियों के भी शपथ करवाए जाएंगे। इसमें 4 तो पुराने चेहरे, लेकिन एक नया चेहरा भी शामिल किया गया है और अब देखना होगा कि बाकी अधूरे कामों को किस तरीके से पूरा किया जाता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी आपने सुना होगा, अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात का दावा किया था कि जनता देखेगी कि आम आदमी पार्टी अभी भी बिना डरे बिना झुझके वो अपने तमाम कार्य आम जनता को समर्पित कर रही है और आम जनता के हित में ही सारे काम किए जाएंगे। और इसको लेकर उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जब जनता का मत हमारे साथ आएगा, जब विधानसभा चुनाव होंगे, जनता जवाब देगी तमाम पार्टियों को जिन्होंने हम पर आरोप लगाए हैं। ये सीधा निशाना उनकी ओर से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर था और साथ ही साथ ये भी कहा गया है आतिशी की ओर से भी, जैसा मेरी सहयोगी ने भी बताया कि देश का बेटा कहे या दिल्ली का बेटा कहे, मुख्यमंत्री अगर कोई दिल्ली का बन सकता है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। वो फिलहाल गद्दी को संभाल रही हैं, लेकिन आगे जब विधानसभा चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम ही और उनका ही चेहरा आगे रखा जाएगा। फिलहाल इंतजार करना होगा कि आम जनता का समर्थन क्या पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल के उस चेहरे पर एक बार फिर से दिल्ली की जनता क्या मुहर लगाती है, या फिर आतिशी के काम को देखने के बाद से जनता का कहीं रुझान बदलेगा तो नहीं, है आम आदमी पार्टी की ओर से और क्या कुछ बातें बाद में सामने आ सकती हैं, ये भी देखना होगा। इसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल देखिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक हैं। बढ़ेंगे खबरों में आगे, तिरुपति लड्डू की होगी फरसाई, यानी कि FSSAI से जांच। दैनिक जागरण ने और तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। देखिए बहुत बड़ी खबर थी ये, तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी के मामले की जांच अब आपको बता दें फरसाई करेगा। नड्डा ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध वेंकट स्वामी मंदिर में प्रसाद के लिए लड्डू को बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था और आरोपों को केंद्र सरकार ने अब गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार ने मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा ने पूरे मामले की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जांच कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं उपभोक्ता खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी पूरी गहराई से जांच की है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत बताई गई है। तो बिल्कुल देखिए, इस खबर को आप दैनिक जागरण के साथ साथ में अलग अलग अखबारों में देख पाएंगे और साथ ही ये जानकारी हम आपको दे दें कि किस तरीके से अब तक जो तिरुपति का मामला सामने आया था और तिरुपति लड्डू की अब FSSAI की जांच करवाई जाएगी, यानी कि फूड सिक्योरिटी को लेकर के जो स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं वो FSSAI ही करता है और साथ ही जब सैंपल्स कलेक्ट किए जाने होते हैं तो इनके तरफ से ये प्रमाण दिया जाता है कि क्या ये आपके सेफ्टी पर्पज से सही है, उचित है या नहीं है जो सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से अब ये मामला गर्माता चला जा रहा है और राजनीति भी इस पे खूब देखने को मिल रही है। दरअसल बात अगर हम तिरुपति बालाजी की प्रसादम को लेकर के करते हैं तो आपको याद होगा कि किस तरह ये बताया जाता है कि 200 ब्राह्मण जहां इसमें अपना योगदान देते हैं और इस लड्डू को बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 1400 टन घी का सप्लाई हर 6 महीने पर एक कंपनी के द्वारा किया जाता था। लेकिन इसमें कटौती करने के तहत में जगनमोहन रेड्डी की सरकार की ओर से एक फैसला लिया गया और ये कहा गया था कि बढ़ती हुई कीमत हम नहीं दे सकते हैं और इसी के तहत में 5 अलग अलग कंपनियों को ये टेंडर जारी कर दिए गए थे और इसके बाद जिन 5 कंपनियों को ये टेंडर गया था उनकी ओर से धांधली शुरू हुई थी।
यानी कि जिस प्रकार के घी का इस्तेमाल हो रहा था उस घी में मिलावट पाई गई। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश यहां पर जगन मोहन रेड्डी सरकार को चंद्रबाबू नायडू की ओर से किया गया। और ये उससे पहले ही उन्होंने कह दिया था कि चंद्रबाबू नायडू ने कि जगन मोहन रेड्डी सरकार आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। जहां लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, प्रसाद चढ़ाते, भोग लगाते हैं भगवान को। आप उस ईश्वर से तो डरिए कि आप किस तरीके से मछली के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उस घी को बनाने के लिए, और उस घी का इस्तेमाल हो रहा है प्रसाद को बनाने के लिए। यहां तक कि बीफ की चर्बी तक उसमें बताई गई है कि उसका भी इस्तेमाल किया गया है। कई ऐसे जानवर हैं जिनके वसा का इस्तेमाल किया गया है और इसी को मिलावट के साथ साथ में घी तैयार किया जा रहा था। और बेहद ही लो क्वालिटी का यही घी उस प्रसादम के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो अपने ईश्वर को यहाँ श्रद्धालु भक्त अपने भोग लगाने के लिए जाते थे और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। आपको ये भी ज्ञात होगा कि किस तरीके से तिरुपति बालाजी में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर पहले से कई रूल्स जारी होते हैं। यानी कि आप सबसे पहले उपवास करते हुए, व्रत रखते हुए आप दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने के बाद ही आप कुछ ग्रहण कर सकते हैं। अब आप ऐसे में विचार कीजिए कि आप दूर से आ रहे हैं, व्रत आपने रखा है, उपवास आपने रखा है, एक आस्था लिए हुए मन में आ रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ इस तरीके से छल होता है, आपकी आस्था पर चोट पहुंचाई जाती है, तो ये कितना बड़ा मुद्दा भारत के लिए खासतौर पर हो सकता है। क्योंकि भारत पर पग पग पर जहां मंदिर मिलते हैं तो आपको हर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए भक्त भी मिलते हैं। देखिए, ये मसला जो है वो बहुत गंभीर होता जा रहा है। गंभीर इसलिए कि यदि हम चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं तो 300 दिन हो गए हैं, लगभग 3 महीने हम कह सकते हैं उनको हो गए हैं। और इसी को लेकर जो दूसरी सरकार यानी कि आपको बात करते हैं YSR की, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जनता का गुस्सा है ना, वह छुपाने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा था। चंद्रबाबू नायडू ने इस पूरे मसले को उठाया था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि देखिए, बाजार में घी की कीमत तो 500 किलो थी, तो किस बिहाफ पे आपने 320 की दर से ये घी खरीद लिया? ये पहला सवाल है। क्योंकि लगभग 3.5 लाख लड्डू रोज बनते हैं और ये व्यापार की बात कर ली जाए तो 500 करोड़ का सालाना व्यापार होता है। जिस रसोई में ये लड्डू तैयार किए जाते हैं, 1-2 साल नहीं, 10 साल 20 साल भी नहीं, लगभग 300 साल पुरानी वो रसोई है। तो आस्था के साथ तो खिलवाड़ है ही, लेकिन ये पूरी का पूरा मसला राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। अब आप समझिए, यहाँ पे कहा गया है कि 100 दिन के शासन को लेकर अपना गुस्सा जाहिर की जा रहा है। इस बीच हाईकोर्ट में 25 तारीख को इस बाबत सुनवाई की जाएगी, ये भी जान लीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 25 सितंबर को सुनवाई होगी। शुक्रवार को कोर्ट YSR कांग्रेस के नेता YS सुब्बा रेड्डी की याचिका पर सुनवाई को सहमत हो गया है। अब देखना ये होगा कि वाकई में आस्था के साथ, चूंकि जो नमूने मिले थे उससे तो जाहिर हो रहा था कि इसमें मिलावट की गई है, लड्डुओं में मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया है और तमाम ऐसी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जो कि ना तो स्वास्थ्य के लिहाज से उचित है और ना ही भावनाओं के लिहाज से उचित है, श्रद्धा के लिहाज से उचित है। अब देखिए, फसाई इस पूरे मामले की जांच करेगा, ये तस्दीक कर दी गई है साफ तौर पर। अब देखना ये होगा कि पूरा मामला कहां तक गहराएगा। ये भी देखा जाएगा क्या वो एक बैच ही था जहां पर मिलावट की गई है या फिर लंबे समय से ये मिलावट जारी है। फिलहाल जिस कंपनी का घी मिला है उसको ब्लैक लिस्टेड करने की बात अब कही जा रही है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बीच अब बंगाल से जुड़ी एक खबर हम आपको बता देते हैं। दरअसल बंगाल में बाढ़ पर इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। ममता ने झारखंड बॉर्डर पूरी तरीके से बंद कर दिया है और पीएम को भी इस बाबत पत्र भी लिखा है। तो दैनिक जागरण के साथ अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। बाढ़ से जूझ रहे पश्चिम बंगाल की लड़ाई में अब झारखंड के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। दरअसल केंद्र के बाद से अब सोरेन सरकार पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जहां निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री के नाम भी एक चिट्ठी लिख करके इस बात की जानकारी साझा की गई है कि आखिर किन कारणों की वजह से पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर बंद कर रहा है। क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी में अंतर्राज्यीय सीमा को सील करने का आदेश जारी किया गया था, इसी को लेकर के कहीं ना कहीं झारखंड सरकार और ममता बनर्जी की यानी पश्चिम बंगाल की सरकार अब आमने सामने है और इसमें कहीं ना कहीं अब खटास भी देखने को मिल रही है। देखिए, बंगाल में बाढ़ पर घमासान है। ममता ने झारखंड बॉर्डर को ही बंद कर दिया और इस बाबत न सिर्फ
बॉर्डर को बंद किया गया है, बल्कि प्रधानमंत्री को भी इस बाबत खत लिखा है। चलिए आपको बता दें कि हुआ क्या। ममता ने डीवीसी से करार तोड़ने की चेतावनी भी दे दी। भाजपा ने कहा कि संघीय भावना के खिलाफ है ये। इसके अलावा झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अगर झारखंड बॉर्डर सील कर देगा तो बंगाल देश से कट जाएगा। ये झारखंड का कहना है। अब समझिए आपकी झारखंड के मैथन में स्थित डीवीसी यानी कि दामोदर घाटी निगम, यही एक मसला है जो इस वक्त बना हुआ है। डैम से पानी छोड़ने के बाद बंगाल में आई बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने तल्ख रुख अपनाया। चूंकि देखिए आपको याद होगा इस वक्त लगातार भारी बारिश हो रही है और ये मजबूरी बन गया झारखंड के लिए भी कि उस दामोदर घाटी निगम के तहत पानी को छोड़ा जाए। जैसे ही पानी छोड़ा गया, बंगाल के अंदर पानी प्रवेश किया, वहीं से ममता बनर्जी जो थी वो भड़क उठी। उन्होंने कहा कि झारखंड के वाहनों के प्रवेश पर गुरुवार से अगले 3 दिनों तक रोक लगा दी है। अब आपको बता दें जिसकी वजह से सीमा पर कई किलोमीटर के जो वाहन हैं उनकी लंबी लंबी कतारें साफ तौर पर देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको बता दें कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है वो इस वक्त खड़ी हो गई है। बंगाल में आई बाढ़ के लिए ममता ने डीवीसी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा डीवीसी के साथ समझौता तोड़ने की चेतावनी तक दे डाली है। समझौता तोड़ने की चेतावनी के बाबत भी आपको बता दें बंगाल सरकार ने डीवीसी के साथ सभी समझौते को रद्द कर देगी, क्योंकि उनको एक तरफा पानी छोड़ने से दक्षिण बंगाल के जिलों की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब देखिए आपको बता दें कि साफ तौर पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उनका ये कहना है कि ममता की मन की स्थिति ठीक नहीं है। ये अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर कटाक्ष कर दिया। बंगाल सरकार द्वारा झारखंड के वाहनों को सीमा पर रोक दिए जाने को लेकर राजनीतिक घमासान है। इसमें INDI के 2 घटक दल जिसमें तृणमूल और झामुमो आपस में ही आमने सामने लड़ गए। अब देखिए ये समझिए कि ये तमाम जो पार्टियां हैं जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गई या फिर आप देखेंगे कि साफ तौर पर TMC हो गई। जब लोकसभा चुनाव था तो सबने साथ में लेकर INDI गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए इनकी जो प्रतिद्वंदिता है या फिर आपसी सामंजस्य जो है वह अब नजर नहीं आ रहा। तो दोनों ही पार्टी जो है एक ही गठबंधन की है, लेकिन चूंकि अब मसला राज्य से जुड़ गया है इससे दोनों की पार्टी के रास्ते अलग हो गए हैं। अब देखना ये होगा जो खत ममता बनर्जी ने साफ तौर पर केंद्र सरकार के सामने रखा है, लिखा है, उसका क्या रिजल्ट निकल के सामने आएगा। तो फिलहाल देखिए इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि जब दोनों ही पार्टियां यानी कि झामुमो और साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार TMC यानी तृणमूल कांग्रेस, अगर दोनों ही पार्टियां इंडिया अलायंस का हिस्सा है तो फिर इस तरीके की हरकत क्यों की जा रही है झामुमो की ओर से, और उन्हें भी सोचना चाहिए पश्चिम बंगाल के लोगों के बारे में। साथ ही इस बात को लेकर भी ये कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि डीवीसी डैम की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है वो पश्चिम बंगाल के 11 जिलों के भीतर घुस चुका है और 11 जिलों की वजह से जो 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से लोग इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों तक हालांकि मदद पहुंचा रही है पश्चिम बंगाल सरकार, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है कि आखिर इस तरीके से का दोहरा रवैया क्यों है, और यही कारण है जिस वजह से वो अब झारखंड के साथ और कोई बातचीत नहीं करना चाहती है और सीमाएं वो सील कर रही है। और इसी सीमाओं को लेकर के कहीं ना कहीं अब वाद विवाद की स्थिति दिखाई दे रही है। इस पर किस तरीके से राजनीति गरमा रही है ये आपने सुना और समझा, क्योंकि महज मुद्दा इस बात को लेकर के कि है जब डैम के कुछ गेट्स खोले गए तो 11 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तब्दील हो गए। और कहीं ना कहीं देखिए इसी को लेकर के अब ममता बनर्जी भी सवाल निशान खड़े कर रही हैं। जेएमएम पर भी और झारखंड सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जब आप झारखंड के लोगों के लिए विचार कर रहे हैं, आप उनका सोच रहे हैं, तो आपने इसको लेकर हमें पहले अलर्ट क्यों नहीं किया गया था ताकि तमाम सुविधाएं या व्यवस्थाएं की जा सकती थी इस पर और हम अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से बांध खोला गया इसके कारण 11 जिले जो पश्चिम बंगाल में आते हैं वो डूब चुके हैं, बुरी तरीके से लोग प्रभावित हुए हैं। उनका आखिर क्या वो यहाँ के लोग नहीं है, जनता नहीं है क्या, उस जनता के बारे में आप बिल्कुल कुछ नहीं सोचना चाहते हैं? तो ये कहीं ना कहीं अब 2 राज्यों का मसला बन चुका है और इसी को लेकर के अब ये लड़ाई और ज्यादा गंभीर रूप ले रही है। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। अमित शाह का बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा जरा जानिए। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के वोट बैंक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज से 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले
बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा झारखंड में गांव-गांव और घर-घर तक जाएगी। उन्होंने घुसपैठियों पर हमला बोलते हुए कहा कि आप राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएं, घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सीधा काम करने के लिए बाध्य कर देंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार को बदल दो, साथ ही वादा किया कि एक-एक घुसपैठियों को चुन-चुन कर झारखंड से राज्य से बाहर निकाला जाएगा। देखिए, यहाँ पे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत झारखंड में की गई और इसी को लेकर तमाम बड़ी बातें जो हैं गृह मंत्री अमित शाह खुले मन से कहते नजर आए कि अब वो वक्त आ गया है, वो दौर आ गया है कि यहाँ पर तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो लंबे अरसे तक काबिज हैं उनको निकाल के बाहर फेंका जाए। अब ये जरूरी हो चला है। तो फिलहाल देखिए, ये खबर आप अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों में देख पाएंगे और कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से जेएमएम और तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियों को लेकर के निशाना साधने का काम अमित शाह ने किया है। दरअसल ये जानकारी हम आपको दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद यानी आरजेडी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये पार्टियां घुसपैठियों की संरक्षक है और उन्हें कहीं ना कहीं जगह देने के लिए ये पार्टियां तत्पर रहती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन करके वापस भेजेंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए अब तक का ये पूरा मामला गरमा रहा है और खासतौर पर राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश जहां एक और तमाम पार्टियां कर रही हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसे बदला जाएगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। आक्रांताओं को सद्भाव से विदा करता है सनातन धर्म। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, दैनिक जागरण ने भी इस खबर को जगह दी है। तो दिग्विजयनाथ महाराज की 55वीं तथा राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर अपनी अभिव्यक्ति वहां व्यक्त करते नजर आए हैं। तो फिलहाल देखिए, आपको ये जानकारी दे दें कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गोरक्ष पीठ के उनके पूर्ववर्ती दोनों पीठाधीश्वरों युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज को पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया गया था। तो गोरक्ष पीठ को साधना स्थली बना करके सनातन धर्म के अनुरूप आचरण करने वाले महाराज आजीवन भारतीयता के मूल्यों और आदर्शों के लिए लड़ते रहे और उन्हीं के विचारों और उनके कृतित्व से हमें आज भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ये योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा है। और साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं आक्रांताओं का वो समय भी याद दिलाया और इसी के तहत में एक संदेश भी लोगों के नाम जारी किया। देखिए, ये भी कहा गया कि कोरोना काल में भी लोगों ने ऐसी स्थितियां देखी हैं कि कोरोना से जब दुनिया उबर नहीं पा रही थी तब भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और ये भारत की विलिंगनेस ही थी, यानी कि भारत चाहता था कोरोना से उबरना और भारत ने ऐसा करके दिखाया। भारत अब तेजी से के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे रहन सहन और पूजा समेत जीवन पद्धति ने हमें सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए अनुकूल बनाया है। तो आक्रांताओं को वो सद्भाव से विदा करता है सनातन धर्म। और देखिए, इस बीच आपने ये भी देखा होगा कि लगातार चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, लगातार एक दूसरे के बीच तमाम तरह की बातें सामने आई हैं। ये पूरा मुद्दा जो कि बुलडोजर से उठा था, वो मुद्दा कहीं ना कहीं सनातन पर अक्सर आकर टकरा जाता है। फिलहाल दोनों के बीच में छींटाकशी चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ये बड़ी बातें कही और कहा कि देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है वो अपने आप में द्वैधित्वमान है, जो कि जीवन का पथ प्रदर्शित करता है और इससे सभी धर्मों को सीख लेने की आवश्यकता है। क्योंकि ये तमाम चीज़ें और तमाम आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है हम अक्सर महसूस करते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष उदाहरण हमें कोरोना काल में देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जेपी नड्डा का बयान जो सामने आया है, दरअसल उन्होंने ये कहा है कि 6 करोड़ बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा और साथ ही ड्रोन से आप पहुंचेंगे जांच के लिए नमूने।
तो फिलहाल अमर उजाला के साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से राज्य के निजी अस्पतालों का बकाया चुकाने को लेकर भी कहा था। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे दें कि 6 करोड़ बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराने की बात कही गई थी। और ये हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं, ये खबर आप अमर उजाला अखबार में देख पाएंगे। ये जेपी नड्डा ने जिस तरीके से इस बात की जानकारी साझा की है और साथ ही साथ 6 करोड़ बुजुर्गों को इसमें जोड़ने की बात भी कही है, मुफ्त इलाज दिए जाने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई लाभार्थी हैं जिनको एक ओर से लाभ पहुंचाने की कोशिश हर तरीके से बीजेपी सरकार करना चाह रही है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि तकनीकों का इस्तेमाल अब आगे आने वाले समय में किया जाएगा। आपको ये भी बता देते हैं, दरअसल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन देश को 3 बड़ी स्वास्थ्य सौगात सौंपी गई और इसी दौरान उनकी ओर से इस बात की जानकारी भी दी गई है कि जब 100 दिन बीते हैं तो इसी के तहत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पहली बार सरकार ने देश के सभी एम्स, केंद्रीय अस्पतालों और पूर्वोत्तर राज्य के अस्पतालों में ड्रोन के जरिए मरीज के नमूने लाने, रिपोर्ट की सुविधा शुरू की है। और इसी तरह देश के करीब 5 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण की पूरी तरह से डिजिटल ही कर दिया गया है। कोरोना रोधी टीकाकरण की तरह भी अब क्षेत्रीय बाध्यता के दायरे में नहीं रखा गया है, यानी कि तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे लोगों तक दवाइयां पहुंचाने के लिए क्यों ना हो, या फिर डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है कि किन लोगों का अब तक, चाहे वो कोविड के दौरान भी आपको याद होगा कि हर किसी को रजिस्टर खुद को करना पड़ा था कोविड ऐप पर। और इसी तरीके से कई ऐसे ऐप्स तैयार किए जा रहे हैं, कई ऐसे वेबसाइट्स या कई ऐसे लिंक्स तैयार किए जा रहे हैं जिसके तहत में लोग सीधे तौर पर जुड़ सके, अपना जो हेल्थ को लेकर के है स्टेटस है वो अपडेट कर सके। यानी कि ये स्वाभाविक तौर पर अगर वो कभी भी जानना चाहते हैं कि अब तक वो किस तरीके के डोजेस ले चुके हैं, कैसे उनको व्यवस्थाएं दी गई हैं सरकार की ओर से भी, क्या क्या वो लाभ सरकार के जरिए ले सकते हैं, तो सरकार उन तमाम व्यवस्थाओं को अब डिजिटल माध्यम से जोड़ने की कोशिश, तकनीक के माध्यम से जोड़ने की कोशिश पूरी तरह इस बीच कर रही है। देखिए ये बड़ी बात है, आयुष्मान भारत के तमाम लाभार्थियों का, यानी कि अब देखिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा पंजाब में। तमाम जो निजी अस्पताल है उन्होंने कहा कि देखिए हमारा 600 करोड़ रुपए बकाया है और ये लगभग इनकी संख्या जो है वो लगभग 300 की करीब ये संख्या आंकी गई है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि देखिए आप अपनी जय जयकार मत कीजिए और ना जय जयकार करवाइए, आप ये करिए कि जनता वो मूलभूत सुविधाओं को अवेल कर पाए जो केंद्र सरकार की ओर से उनको मुहैया कराई गई हैं। आप उन सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तमाम बड़ी बातें ये कहते हुए नज़र आए हैं जेपी नड्डा। और देखिए साफ तौर पे आपको बता दें कि नसीहत भी कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने साफ तौर पे दे दी। सीएम ने ये भी कहा कि देखिए उन्हें पता है कि 376 करोड़ की बकाया राशि में 220 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार के हैं, तो आप समझिए, आप अपने हिस्से का पैसा तो दीजिए। केंद्र सरकार तो आपको फंड रिलीज कर रहा है, लेकिन आप आखिरकार कर क्या रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, 1 नेशन 1 इलेक्शन से बीजेपी चाहती है 1 डोनेशन। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। सपा मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। तो फिलहाल दैनिक जागरण के साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख पाएंगे, क्योंकि ये खबर भी बड़ी खबर रही थी। जिस तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के जब मंजूरी की बात सामने आई थी और ये कहा गया था कि अब इस विधेयक को पेश किया जाएगा संसद के भीतर और उसके बाद से जब इस पे वोटिंग होगी, हालांकि ये प्रक्रिया अभी लंबी है, लेकिन फिर भी 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के पहले से ही विपक्ष के ओर से हमला बोला जाता रहा है। हालांकि एक और जहां 15 ऐसे विपक्षी दल हैं जो कि समर्थन नहीं देना चाह रहे हैं, तो वहीं कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं, छोटी बड़ी, जो अब तक भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी ओर से बड़े पैमाने पर अब तक 1 नेशन 1 इलेक्शन को समर्थन मिला है। और इसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन को लेकर ही बीजेपी पर हमलावर रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि बीजेपी 1 डोनेशन चाहती है, यानी एक बार में पूरा चंदा लेना चाहती है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। देखिए बड़ी बात अखिलेश यादव कहते नजर आए हैं। अखिलेश यादव कहती है भाजपा चाहती है 1 डोनेशन, इसे नया नाम दे दिया है अखिलेश यादव की ओर से। तो समझिए आप, अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है और एएसआई का पलटवार भी इस पर सामने आ गया। ताजमहल के रखरखाव पर भी आपको बता दें कि ये तमाम तरह के सवालात किए गए। इस बीच 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बोले हैं कि बीजेपी यही चाहती है कि एक बाबत उनको एक मर्तबा में, यानी कि एक बार में ही वो डोनेशन चाहती है, इसीलिए ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और क्या कुछ कहा जरा जानिए।
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक देश एक चुनाव को लेकर भाजपा पर हमला बोला। ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन से भाजपा वन डोनेशन चाहती है और पूर्व में अपने बयान पर सफाई भी दी। और देखिए इसमें तमाम चीजें भी सामने आई हैं। हम देखना ये होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो भाजपा का एक यूं कह सकते हैं ड्रीम है, जो कि अक्सर देखा गया होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा लोकतंत्र राज्य लोकतंत्र देश है और उसमें हमेशा हर 5 साल के बाद, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के चुनाव हो या फिर पंचायत स्तर के चुनाव हो, हमेशा अक्सर होते ही रहते हैं। इसमें एक बड़ी पूंजी व्यय होती है, तो सरकार की मंशा यही है एक बड़ी पूंजी को एक बार में ही व्यय किया जाए, ना कि अलग अलग तरीके से, जिससे कि तमाम जो विकास जुड़े काम है वो आगे भी संपन्न हो सके। ये मंशा फिलहाल सरकार की है, केंद्र सरकार की है। हालांकि तमाम राज्यों के जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके जो नेता हैं, उनकी सोच अलग है, जिसमें से अखिलेश यादव का यही कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन इज इक्वल टू एक बार में आप पैसा, यानी कि एक बार में आप डोनेशन देना चाहते हैं। ऐसी केंद्र सरकार की मंशा है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी एक खबर है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी में अब मुकदमा दर्ज हुआ है। यह खबर अमर उजाला में छपी है और साथ ही ये जानकारी हम आपको दे दें कि फिलहाल अलग अलग तरीके से अब राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में भी उनके खिलाफ अब तक कई मामले दर्ज हो चुके हैं। तो अमेरिका में राहुल गांधी ने भारतीय सिखों के पगड़ी पहनने को लेकर बयान दिया था। कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने से रोका जाता है। इसे लेकर वाराणसी के बीजेपी महानगर उपाध्यक्ष अशोक कुमार ने तहरीर दे दी। तहरीर में सिख समुदाय दलित पिछड़ों के आरक्षण पर गलत बयानबाजी का आरोप लगा दिया। आरोप है कि राहुल गांधी ने देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने का कृत्य किया है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर के देखिए, इस तरीके से हर बार बीजेपी एक और जहां निशाना साधते रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी मुश्किलों में इन कारणों से भी घिर चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया था अमेरिका में, और उसी बयान को लेकर के अब राहुल गांधी घिर चुके हैं। और ये खबर आप इस वक्त देख रहे हैं, अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। दरअसल ये जानकारी आपको दे दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अमेरिका में सिख समुदाय, दलित और पिछड़ों के आरक्षण पर गलत बयानबाजी की गई थी और इसी बयानबाजी के आरोप में शुक्रवार को सिगरा थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोप यह भी है कि राहुल गांधी ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कोशिश की। बीजेपी जिलाध्यक्ष एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता शुक्रवार को सिगरा थाने पहुंचे थे और यहां पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। साथ ही साथ यहां बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया है कि ये पहला कोई मामला नहीं है जब देश के खिलाफ राहुल गांधी ने बयान दिया हो। आपको याद होगा कि जब पिछले साल भी इसी तरीके से अमेरिका राहुल गांधी गए थे, तो उस दौरान भी उन्होंने भारत के नाम पर कई ऐसी बातें कही थी, कई ऐसी टिप्पणियां की थी जो कि भारत के विरोध में था। और इसी को लेकर बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि देश विरोधी हरकतें बार बार राहुल गांधी की ओर से की जाती है, बयानबाजियां ऐसी दी जाती हैं और वो ये तक भूल जाते हैं कि एक संवैधानिक पद उन्हें मिला हुआ है, उस संवैधानिक पद का सम्मान आपको करना चाहिए, लेकिन आप उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं और आप भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप बेहद ही निचले स्तर की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई आरोपों के तहत में अब एफआईआर कई अलग अलग राज्यों में दर्ज हो चुके हैं राहुल गांधी के प्रति। देखिए, सस्ती लोकप्रियता अपनाने का ऐसा साधन मात्र कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। राकेश टिकैत को तेजाब से हमले की धमकी मिली है और दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को फोन कर सुनेड़ा गांव के एक व्यक्ति ने चेहरे पर तेजाब या फिर जहरीला पदार्थ डालने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी। देखिए, इस खबर को किस तरीके से दैनिक जागरण ने जगह दी है, धमकी क्या कुछ दी गई है। तो फिलहाल देखिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, मोबाइल पर कॉल कर चप्पल मारने और तेजाब से हमले की धमकी दी गई उनको और संगठन के पदाधिकारियों ने एसपी अर्पित विजयवर्गीय से इस बात पर कार्रवाई की मांग की। इस बीच राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी जान लीजिए। गुरुवार रात लगभग 8 बजे धमकी भरा फोन आया। उसने खुद को बागपत जिले के गांव सुनहरा का बताया और कहा कि तुम्हारा कत्ल होगा, चेहरा ऐसा कर देंगे कोई पहचान नहीं पाएगा।
और बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस को अब उपलब्ध करा दी गई है। कहलकर जूते मारने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखना ये होगा कि जिसने बात कही है क्या उसे पुलिस पकड़ पाती है नहीं। फिलहाल देखिए ये पूरा मामला जो है अब पुलिस के हाथों है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।